सुनो फिर ध्यान से सुनना, ठीक है। दोबारा से पढ़ा रही हूँ मैं, और अब सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट समझाऊंगी, ठीक है। जहां नहीं आएगा पूछ लेना। हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर सबसे जो मेन बात होती है वो एटम के अराउंड होती है ना। केमिस्ट्री में भी जो तुमने मेन चीज पढ़ा होगा एटम के बारे में पढ़ा होगा ना, ठीक है ना, छोटी क्लास में, 9th क्लास में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एटम से स्टार्ट कर रहे हैं। एटम को कैसे बनाया जाता है, हमको जो वो था रदरफोर्ड ने क्या बोला था, एटम के जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो हम एक प्लस के साइन से इसको डिनोट कर रहे हैं। तो एटम के बारे में समझ रहे हैं पहले, ठीक है, तब समझ में आएगा बाकी चीजें क्या है। तो ये जो सेंटर बनाया मैंने, इसको मैंने क्या बोला कि इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। किसने बताया था इसके बारे में, रदरफोर्ड ने बोला कि एटम का एक सेंटर होता है जिसको मैंने प्लस से दिखा रखा है यहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, एक हमारे पास होता है प्रोटॉन, ठीक है, और एक हमारे पास क्या होता है, न्यूट्रॉन। दो चीजें होती है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन को मैं बाद में कहीं पे भी लिखूंगी तो पी के ऊपर प्लस का साइन, ये होगा प्रोटॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन को कैसे लिखूंगी, इसमें मैंने एन लिखा, छोटा एन, और ऊपर लगा दिया 0, ठीक है। ये प्लस और 0 क्या होते हैं, प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव होता है ना, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव। तो प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर नेगेटिव नहीं, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज, 0 चार्ज। फिर आया बोहर, पढ़ा है ना, बोहर मॉडल पढ़े है, नहीं पढ़े। तो बोहर ने क्या बोला है कि ठीक है, रदरफोर्ड ने सही बोला कि जो सेंटर है, सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा रहता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे सर्कल्स में पड़े रहते हैं। इतना समझ में आया या नहीं आया, ये थोड़ा बहुत तुमने पहले पढ़ा हुआ है ना, कि बोहर ने ये बता रखा है कि रदरफोर्ड ने बिल्कुल ठीक बोला है, सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कल्स में पड़े रहते हैं। और कौन से सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक समझ रहे हो, हर किसी का सेंटर क्या है, बीच में, हर सर्कल का सेंटर कहाँ है, बीच में, इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, कॉमन सेंटर जिसका, समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर इनको सबसे पहले जो ये है ना, ये जो भी नाम, ये जो मैंने ऐसे सर्कल्स बना रखे हैं, इनको बोहर ने क्या बोला कि भैया इसको हम शेल्स कहेंगे, ठीक है, शेल्स कहेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, ऑर्बिट्स कहेंगे। इतना समझ में आया। जैसे कि हमारा सन घूमता है ना, सॉरी अर्थ घूमता है ना सन के चारों तरफ, तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है। अब कैसे घूमता है, ये इमेजिनरी लाइंस में घूमता है, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा कहां से कहां रिलेशन है। इन ऑर्बिट्स के अंदर मैंने क्या बोला तुमको, इलेक्ट्रॉन्स घूमते, तो मैंने ई के ऊपर नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रही हूँ, ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इसको मैं क्या लिखूंगी, ई, और ई के ऊपर नेगेटिव का साइन। जब मैंने बोल दिया प्रोटॉन, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल, अगर ये प्लस है तो एक नेगेटिव वाला भी तो बचेगा, जो कौन सा हो गया है, इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आया कि नहीं। एटम क्या है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता, क्योंकि एटम के अंदर जितने नंबर प्रोटॉन के होते हैं उतने ही नंबर इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं। अगर इस एटम में 10 प्रोटॉन है, मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया, 10 हो गया। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 10 है, मान रहे अभी कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 10। ओवरऑल चार्ज इस एटम के ऊपर कितना आएगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक एटम के ऊपर अगर कुछ भी चार्ज नहीं लिखा है तो समझ जाना जितने प्रोटॉन है उसके पास उतने ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी हैं, तभी उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लिखा है। समझ में आया कि नहीं। अगर चार्ज आ गया तो बात की बात है, वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इतना समझ में आया, सबको समझ में आया। अब जिस तरीके से इस पहले वाले शेल के अंदर, पहले वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेल्स के भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़ा होगा। बोहर ने पहले इनको क्या बोला कि जो ये शेल्स है ना, जो ऑर्बिट्स हैं, बीच में तो क्या आ गया, न्यूक्लियस आ गया ना, तो ये जो पहला ऑर्बिट है इसको नंबर 1 बोल दिया, ये जो दूसरा ऑर्बिट है इसको नंबर 2 बोल दिया, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया, चौथा ऑर्बिट हो गया। ऐसे कितने ऑर्बिट होते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। फिर मैंने तुमसे बोला कार्बन के पास कितने ऑर्बिट्स, तुम कहोगे इनफाइनाइट है, तुम तो इनफाइनाइट कहोगे। मैंने बोला फिर बताओ हीलियम के पास, तुम कहोगे इनफाइनाइट। फिर ऐसे हम डिफरेंस कैसे बताएंगे, कार्बन और हीलियम में फिर हम डिफरेंस कैसे बताएंगे, फिर अगर उनके पास इनफाइनाइट शेल्स है तो फिर शेल सभी के पास इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन हम काउंट उस शेल को करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। समझ में आया या नहीं आया। क्योंकि सेंटर में तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो वो तो कहीं जाएंगे नहीं, वो तो हमेशा सेंटर में ही पड़े रहेंगे ना। और इन जो गोले गोले जो तुमने बना रखे हैं, जो ऑर्बिट्स तुमने बना रखे हैं, उसके अंदर कौन पड़ा रहेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा।
तो जितने शेल में इलेक्ट्रॉन रहेगा हम ये बोलेंगे सिर्फ उसी वाले शेल, मतलब उतने ही शेल उस एटम के पास प्रेजेंट है। समझ में आया? अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ये दूसरे शेल तक प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर दूसरे शेल तक ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं बोलूंगी उस एटम के पास कितने शेल है, कितने शेल है उसके पास, 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां तक है, सिर्फ दूसरे शेल तक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, फिर बोहर ने कहा कि इनको 1 2 3 4 या तो नंबर दे दो शेल को, कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, इनको अल्फाबेट्स दे दो। ठीक है, या तो नंबर दे दो या फिर अल्फाबेट्स दे दो। अब अल्फाबेट्स की शुरुआत कहां से हुई, उसने बोला है जिसको तुमने 1 बोला है ना 1, उसको के शेल बोल दो। ठीक है, अब के के बाद अल्फाबेट, जो हम अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, के के बाद क्या आ जाएगा एल, फिर तीसरा क्या आ जाएगा एम, फिर चौथा क्या आ जाएगा एन, फिर सो ऑन, ऐसा बढ़ता रहेगा। समझ में आया कि नहीं? अब तुम्हारे दिमाग में आएगा जेड के बाद क्या आएगा, फिर ए, फिर तुम कहोगे ए के बाद तो फिर के पहुंच जाएगा, के बाद फिर दोबारा से के एलिमेंट पढ़ेंगे क्या, अरे इतना तो बड़ा आइटम ही नहीं होता है कि यहां तक का नंबरिंग जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला है? ठीक है, इतना समझ में आया। अब बोहर ने बताया, बोहर और ब्यूरी 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर ये बताया कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, मैंने तुमको क्या बोला, कितने शेल है हमारे पास अभी, के एल एम एन, 4 तरीके के, मतलब 4 शेल है, जरूरी नहीं कि 4 है, 4 से ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम अभी हमने जितना पढ़ा है 9th क्लास में, कितने पढ़े, के एल एम एन, 4 शेल। इसको मैं बोल सकती हूँ ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल, ये थर्ड शेल और ये फोर्थ शेल। बोहर ब्यूरी ने बताया हमको पहले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, तीसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, चौथे शेल में भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, सब में 8 ही आएंगे। 18 32 ये वाला नहीं कर रहे हम यहाँ पे। ठीक है, रूल नहीं कह रही हूँ, 2n² वाला नहीं बता रही हूं मैं। ठीक है कि नहीं, मैं बस तुमसे बता, तो अब तुम मत कहना अरे हमने पहले पढ़ा था यहाँ 18 आते हैं 32 आते, अरे अपने आप आते हैं, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ वो समझो। ठीक है, मैंने तुमसे क्या बोला, पहले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, जगह कितनी है, सिर्फ 2 की ही जगह है। दूसरे शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8, उसके बाद कितने आ सकते हैं, 8 ही आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, जगह ही उतनी है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ तुमको, जैसे कि मैंने तुमसे बोला क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो हम नंबर नीचे लिखते हैं, एटम का जो नंबर होता है जो पहले से फिक्स हो रखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, जो हम नीचे लिखते हैं। एक नंबर हम यहां लिखते हैं ऐसा, ठीक है, ऊपर, वो एटम का मास नंबर होता है। मास, इसका मास कितना, अरे भैया एटम है, हर एक चीज, क्या ये केमिस्ट्री के अंदर आ रहा है एटम वाला चीज? क्या केमिस्ट्री में 9th में पहला चैप्टर मैटर से रिलेटेड था? मैटर क्या था, जो भी चीज जिसका खुद का मास होता है, शब्द आगे ना, जिसका खुद का मास होता है। अब मास क्या होता है फिर, अरे जिस चीज से वो मिलकर बना है। समझे कि नहीं? एक तरीके से वेट, मास और वेट में अंतर होता है, लेकिन एक तरीके से वेट ही तो हो गया मास भी। ठीक है, मैं जितना ज्यादा खाऊंगी मेरा मास उतना बढ़ेगा, हाँ है ना? समझे? तो इसका मतलब अगर मैटर बोला है कि जिसके पास खुद का मास है, और मैटर किससे मिलकर बना था, पार्टिकल से मिलकर बना था। जगह वगह घेरता है वो तो ठीक है, लेकिन मैटर किससे मिलकर बना था, पार्टिकल से। पार्टिकल किससे मिलकर बने हुए हैं, एटम, मॉलिक्यूल और क्या बताया था कल, आयंस। तो एटम आ गया ना, तो यानी कि मैटर के पास अगर मास है तो एटम के पास भी तो मास है, हाँ या ना? ये आ कहां से रहा है मास, एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो इन्हीं तीनों का कुछ ना कुछ मास होगा, जिसको तुम पूरा ऐड कर दो, इसका मास आ जाएगा एटम का, जो हम अभी फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इनके मास के बारे में अभी मैं नहीं बता रही हूँ, इनके मास के बारे में समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इनके मास है जिसकी वजह से एटम का मास आ रहा है। अरे दिमाग लगाओ, जैसे मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 1 है। अगर मैं एक एटम हूं, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरा मास कितना हो गया, 5। दूसरा एटम है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितना हो गया, 6। अरे तो सबका मास डिफरेंट हो रहा है, नहीं हो रहा? क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग है। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो मास किसी का सेम नहीं होगा। कुछ कुछ हमको पता है ना, आइसोटोप आइसोबार पढ़े हैं, नहीं पढ़े हमने, कि किसी का मास सेम हो जाता है, पढ़ा है ना, वो अलग एक्सेप्शन केस। अदरवाइज मास भी किसी का सेम नहीं होगा जनरली। अगर मास सेम भी हो गया, लेकिन नंबर तो किसी का सेम नहीं होता ये। लेकिन तुम कहोगे नहीं हमने तो आइसोटोप पढ़े थे, नंबर तो सेम होता है। अरे नंबर सेम है तो मास डिफरेंट हो गया ना। अब समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो छोड़ो, इतना तो समझ में आया जो मैं पढ़ा रही हूँ, इतना समझ में आ रहा है ना? ठीक है, सबके पास एटम का नंबर अलग अलग होगा, सेम एटम का नंबर नहीं होगा, जनरल हम जितना पढ़ रहे हो उस हिसाब से।
इतना समझ में है? अब मैं चाह रही हूं, अब देखो सुनो, हम जो एटॉमिक नंबर पढ़े थे, एटम का जो नीचे लिखा है ना उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटम का जो ये नंबर है इसको एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर, क्या फॉर्मूला होता है एटॉमिक नंबर का? हमने पढ़ा है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मतलब जितना इसका एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, तो प्रोटॉन के नंबर भी कितने रहेंगे? 70। समझ में आया या नहीं? प्रोटॉन के नंबर के साथ कभी भी छेड़छाड़ नहीं होगी। प्रोटॉन का नंबर कभी 18, कभी 19, कभी 16 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो सेंटर में पड़ी चीज है जिसको मैं न्यूक्लियस कह रही हूं, वहां हमारे पास इतना कोई फोर्स अभी तक नहीं है कि हम उसके अंदर से प्रोटॉन को निकाल सके बाहर। समझ में आई बात? इसका मतलब ना प्रोटॉन निकल सकता है ना न्यूट्रॉन निकल सकता है। निकलने वाला कौन होगा? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्यों इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो बात की बात है, ठीक है, लेकिन निकलता कौन है? इलेक्ट्रॉन निकलता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकलते क्योंकि इतना फोर्स नहीं है कि हम निकाल सके उसके सेंटर से। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? इतना आ रहा है? दिमाग के ऊपर से जा रहा है, दिमाग में जा रहा है? दिमाग में जा रहा है, ठीक। अब जब इसके ऊपर कोई भी चार्ज तुमको ना दिखाई दिए, प्लस का चार्ज या माइनस का चार्ज ना दिखाई दे, तो अभी मैंने तुमको बताया था कि जितना इस एटम के पास प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही इस एटम के पास इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो। बताया था भी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, चाहे प्लस का चार्ज हो चाहे माइनस का चार्ज हो, तो इसका मतलब जितना इसके पास प्रोटॉन का नंबर है, नंबर, उतना ही इसके पास किसका नंबर हो रहा होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, वो भी कितना नंबर है? 17। अब तुम कहोगे एक जगह प्लस का क्यों नहीं लगा रहे हो, एक जगह माइनस क्यों नहीं लगा रहे हो, तभी तो ओवरऑल जीरो होगा। प्लस 17 माइनस 17 तभी तो ओवरऑल जीरो होगा ना। अरे भाई जब तुम खुद बोल रहे हो प्रोटॉन, इसका मतलब तुम खुद ही साफ साफ बता रहे हो ना पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि तुमने तो पहले बोला ना प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले, हाँ है ना। तुमने क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन मतलब खुद समझ गए ना दिमाग में कि पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो, नंबर बताना है ना बस तुमको, तो तुम ये प्लस माइनस थोड़ी लगाओगे, सिर्फ बोलोगे 17 है, हाँ है ना। अब जब मैंने तुमसे बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन तुमने बोल दिया तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज वाला, तो तुम्हें तो बस नंबर बताना है ना उसका कितने नंबर है करके, तो कितने नंबर हो गए? 17, इसलिए यहाँ पे भी साइन नहीं लगाया। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो मुझे किसी से मतलब नहीं था, मुझे बस इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से मतलब था। क्यों? क्योंकि मुझे ये निकालना है। ये क्या है? ये KLMN, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब अरे भैया हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर तुमने किस हिसाब से भरे हुए, कितने भरे हुए? समझ में आया? प्रोटॉन के साथ क्यों नहीं करे? अरे भैया प्रोटॉन तो सेंटर में पड़ा हुआ है, वहां पे थोड़ी शेल वेल कुछ बना रखे हैं जो मैं प्रोटॉन को भरूं, है कि नहीं? तो किसको भरूंगी? अरे कौन गोल गोल उस धुरी के अंदर मतलब ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है? वो तो सिर्फ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को तो बताऊंगी ना भैया पहले शेल में कितने घूम रहे हैं, क्या सभी में बराबर घूम रहे हैं? समझे या नहीं समझे? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में दूसरे शेल में? समझे क्या कह रही हूं मैं? ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसको बोलते हैं, KLMN को बोलते हैं, जहां पे तुम्हें बताना होता है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने और सो ऑन। ठीक है, अब कैसे करना है? इसके पास मुझे ना इसके एटॉमिक नंबर से मतलब है ना मुझे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से मतलब है, मुझे अब किससे मतलब है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होता है तब। क्यों कर रहे हैं? अभी अभी समझ में आ जाएगा क्यों कर रहे हैं। इतना समझे या दिमाग के ऊपर से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है समझ में सब? ठीक है, अब मैंने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 17। इसका KLMN निकालो जरा क्लोरीन का। यहाँ पे 2 आ गया, 17 में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। ठीक है, मैक्सिमम 2 ही तो आ सकते थे, उससे ज्यादा आ ही नहीं सकते ना, मैक्सिमम तो यहाँ 2 ही आ सकते हैं, तो 2 इधर भर लिए। दूसरे वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। तो क्या इसमें से 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जा सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ भर दिए। 8 और 2 कितने हो गए? 10। यहाँ पे कितने हैं? 17। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 7। तो तीसरे शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं ना, लेकिन इसके पास कितने हैं? 7। तो यहाँ पे कितना ही आएगा? सिर्फ 7। अब सुनो, जो ये बता रखा है ना, जो तुमने ये लिखा है, ये 2888, ये क्या होता है? ये होता है स्टेबल होने का राज। स्टेबल मतलब क्या? आज की दुनिया के हिसाब से तुम कह रहे हो, दुनिया के हिसाब से स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? दुनिया के हिसाब से पैसा होगा कि नहीं होगा? अगर मैं बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हूं तो दुनिया के हिसाब से मैं बहुत ज्यादा स्टेबल हूं, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आएगी मैं आसानी से सॉल्व कर लूंगी पैसे से।
है कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन को तो पैसे वैसे से तो मतलब ही नहीं होगा ना एटम को, उसके लिए स्टेबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन अगर राजी खुशी से बिल्कुल सही सलामत बिना कोई हरकत करे हुए पूरी तरीके से फुल है, पैक है, किसके अंदर? इन ऑर्बिट्स के अंदर जितने होने चाहिए, इसका मतलब एटम स्टेबल है। स्टेबल है मतलब किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? अब तुम इस एटम को देखो, क्या ये स्टेबल है? क्या इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है? आउटरमोस्ट शेल समझते हो क्या है? जो सबसे बाहरी शेल जिसके अंदर तुमने इलेक्ट्रॉन भरा है उसको आउटरमोस्ट शेल कहेंगे, समझे? इनर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा? जो सबसे पहला शेल, सबसे अंदर वाला शेल था, जहां तुमने सबसे पहली बार इलेक्ट्रॉन्स को भरा था, वो तुम्हारा इनर मोस्ट शेल हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? और आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगा? वो लास्ट शेल जिसमें तुमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे हैं, उसके पास जितने थे उसके हिसाब से। समझ में आया या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? आ रहा है ना? ठीक है। तो इसके पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन है पूरे? नहीं है ना? तो क्या ये स्टेबल है? नहीं है, अनस्टेबल है ना? अनस्टेबल है तो क्या करेगा? ये रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो इसलिए तो आएगा केमिकल रिएक्शन, समझे कि नहीं? तो ये केमिकल नहीं है क्या? अरे केमिकल मतलब केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर मैटर, मैटर के अंदर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के अंदर एटम, और एटम तो ये है ही, समझे कि नहीं? तो अगर ये केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या है कि अगर एटम तुम्हारा स्टेबल नहीं है, और कैसे पता चलेगा स्टेबल है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालो। समझ में आया? अगर तुम्हारा एटम स्टेबल नहीं है मतलब कि उसको स्टेबिलिटी के अंदर जाना है। अगर स्टेबिलिटी के अंदर जाना है तभी वो रिएक्ट कर रहा है, वरना नहीं करेगा। अगर वो रिएक्ट कर रहा है तभी तो इसका नाम पड़ेगा केमिकल रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन कि इस चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन क्यों रखा? अरे भैया, तो केमिस्ट्री में केमिकल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते नहीं करते? क्यों कर रहे हैं रिएक्ट? दूसरा क्वेश्चन ये आएगा माइंड में, क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अरे भाई स्टेबल नहीं है। हमको कैसे पता चलेगा कि वो स्टेबल है या नहीं है? हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से पता चलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? ये KLMN वाला होता है। ये KLMN कहां से पता चला? भैया 9th क्लास में बोर्ड ने बताया था। ये KLMN होता क्या है? ये तो सारे शेल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जो सर्कल के फॉर्म में पड़े हुए होते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आया इतना? ठीक है, क्लियर हो गया सब कुछ कि ये सारा हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन, ये इक्वेशन तो छोड़ो जो भी है। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या? कि केमिकल्स जो हैं, एटम्स जो हैं, या कंपाउंड जो है, या मॉलिक्यूल्स जो है, या फिर एलिमेंट जो है, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको स्टेबल होना है। हुए नहीं है ना, स्टेबल होना है, इस वजह से वो आपस में रिएक्ट करते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ? तो इतना समझ में आ गया फिर कि क्यों ये केमिकल रिएक्ट करते हैं आपस में, क्यों करते हैं? स्टेबल होने के लिए। ठीक है, सारे केमिकल्स क्यों रिएक्ट करते हैं? ताकि वो क्या हो सके? स्टेबल हो सके। अब यहां पर से दो कंसेप्ट हमारे पास आते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, पहले समझ लेना सब चीजें। सुन, मेरे पास ये एक बीकर है, ठीक है। इस बीकर के अंदर मैंने एक एटम रखा हुआ है, पानी रखा है, समझ लो पानी है। अब पानी में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। उस मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल या एक एटम मान लेते हैं, एक एटम ये रहा, ऐसा ही एक और एटम इसके सराउंडिंग में होगा, होगा या नहीं होगा? ऐसे बहुत सारे सराउंडिंग में एटम होंगे ना आसपास, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, इसको मैंने नीचे ऐसे हीट देना स्टार्ट करा, ठीक है। मैंने इसको हीट देना स्टार्ट किया, हीट समझते हो ना, ठीक है। मैंने इसको किसी गैस वैस पे रख दिया ताकि ये वो करो, समझ गए ना मेरी बात में क्या बोल रही हूँ, है ना। इसमें वो बाहर से हीट मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगी। अब अगर हुआ क्या कि इसके ये जो दो एटम है, इन दो के बीच का जो फोर्स है, पता है ना तुमको कि दो एटम के बीच में क्या लगता है? दो एटम के बीच में क्या लगता है? फोर्स लगता है, जिसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि दो एटम के बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों लग रहा है, कहां से लग रहा है, कैसे लग रहा है? हमने तो नहीं सुना कभी, और हमने 9th में पहली बार पढ़ा था, लेकिन ये कैसे लग रहा है? क्या तुम्हें ग्रेविटेशन वाला चैप्टर याद है? याद है क्या? हमने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में एक पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, कि इस दुनिया के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट उठा के रख लो तुम, उन दोनों ऑब्जेक्ट का अगर मास है,
याद है ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर ये मान लो एक प्लेनेट है, ये एक प्लेनेट है अर्थ या कुछ भी, ठीक है, और ये मान लो ये सन है, ठीक है, तो इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके खुद के मास होते हैं, ठीक है, जैसे इसका मास m1 मान लिया, इसका मास m2 मान लिया, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट मासेस भी हो सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, d, हमने पढ़ा है ना ऐसा। तो हमने ये नहीं पढ़ा कि ये जो प्लेनेट है इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये सन भी इस प्लेनेट को अपनी तरफ खींचेगा। पढ़ा है हमने ऐसा कि हमने एक ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा है जिसको हम लिखते हैं G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर या d स्क्वायर। पढ़ा है हमने ऐसा फॉर्मूला एक ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर। ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स आता है, ये क्या बोलता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनका खुद का मास है, उनके बीच में कोई सेपरेशन है, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ कुछ ना कुछ अट्रैक्शन का फोर्स जरूर लगाएंगी और उनको हम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ रही बात या नहीं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती हुई। अब तुम कहोगे फिर हमारी धरती अर्थ के अंदर क्यों, वो सॉरी सन के अंदर क्यों नहीं कूद जा रही है, अगर सन उस पर इतना ग्रेविटेशन फोर्स लगा रखा है। ये मैंने 9th में पढ़ाया था और ना ही अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, है ना, बाद में कभी आएगा टॉपिक तो वहां समझाऊंगी, अभी केमिस्ट्री के हिसाब से इतना समझ में आया। अब मैं तुमको क्या बता रही हूँ, क्या ये दो एटम है, क्या थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इन दोनों, ये दोनों अगर एटम है, ये मैटर का पार्ट है, तो इनके पास भी खुद का मास होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मास है, उनके बीच में सेपरेशन है, तो क्या ये ग्रेविटेशन फोर्स उनके ऊपर नहीं लगेगा, लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे नाम लिखा होना चाहिए था ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया ये जो तुमने बर्तन लिया है, इस बर्तन को रखोगे तो धरती के अंदर ही, तो धरती जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस एटम पे लगा रही है उतना ही इस पे भी तो लगा रही होगी, तो दोनों पे धरती का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो नलीफाई हो गया ना, समझे कि नहीं, क्योंकि दोनों पे तो सेम लग रहा होगा। तो बच कौन सा गया, मैंने तुमसे क्या बोला, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ क्या कहता है, इस दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका खुद का मास है, तो इस दुनिया में ये दो ऑब्जेक्ट उठा लिए तुमने, सॉरी ये दो एटम उठा लिए, इनका खुद का मास तो है, एटम का मास तो होता ही है, अभी तो बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से उसका मास आता है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इनका खुद का मास भी है, इनके पास सेपरेशन भी है, तो इनके बीच में भी तो लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आया या नहीं आया, समझे। इसीलिए कोई पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि उनकी फिजिकल स्टेट हमको सॉलिड दिखाई देती है। कोई पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है, जिस वजह से हमको लिक्विड स्टेट में दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा वीक है कि हमको गैसेस फॉर्म में दिखाई तो क्या देते हैं, बट हमने पढ़ा है कि गैसेस फॉर्म में होता है। अरे धुआं नहीं दिखता है क्या तुमको, दिखता है ना धुआं, तो गैस नहीं है क्या वो, अगरबत्ती जलाते हो, धूप जलाते हो, धुआं नहीं दिखता है क्या, गैस ही तो है, दिख तो रहा है ना एक तरीके से। समझ में आ रही मेरी बात या नहीं, ठीक है। तो अब मैं तुमको क्या पढ़ा रही थी, ये समझ में आ गया तुमको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है भैया एटम्स के बीच में, कहां से लग रहा है, समझ पा रहे हो ना कैसे लग रहा है करके, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बता रही थी कि तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब किसी भी पार्टिकल का एक ग्रुप ले लिया ना तुमने, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तुमने जब उसको हीट किया बाहर से, देखो भैया सुनो साफ सी बात है, अगर मैंने एक बाल्टी में पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है, तुम उसको घर के अंदर रख रहे हो, घर के अंदर, तो वो बाल्टी में से पानी का लेवल बहुत कम हो भी रखा होगा, लेकिन हमको कभी फील नहीं होगा कि इसमें से पानी का लेवल कम हो गया। लेकिन वही बाल्टी को तुम छत में धूप में रख के आ जाओ और शाम को देखना बहुत पानी का लेवल नीचे हो जाएगा, क्या पता पूरी बाल्टी खाली हो गई हो। हमने तो कोई गर्म नहीं किया उसको, है कि नहीं। वही बाल्टी का जो पानी हम एक ही जगह से लाए हैं वो हमने घर के अंदर रखा, वही हमने बाहर रखा। ऐसा क्या हुआ, इसका मतलब सूरज की रोशनी मिल रही थी, सूरज की रोशनी, अरे एनर्जी तो हुई, हीट भी तो एनर्जी ही हुई, सारी तो एनर्जी के फॉर्म है, नाम अलग अलग हो गया लेकिन है तो एनर्जी का ही रूप सभी ना। तो हुआ क्या, वो एनर्जी जो वो बाल्टी में लगी, जो हमने वहां रखा था छत में, उसके पानी के मॉलिक्यूल्स में लगी, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो और वीक हो गया, जिससे पार्टिकल्स और दूर हो गए, और दूर होके कौन से अवस्था में चले गए, गैसियस स्टेट में चले गए। समझे कि नहीं, आ रही ना मेरी बात समझ में। तो ये फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज यानी कि क्या होता है जिसको तुम रिवर्स कर सकते हो भाई। फिजिकल चेंज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चेंज दिखाई देगा। जैसे कि ये तुमने आजकल गर्मी आ गई तो अब तो गोला वोला तो तुम खाओगे,
ठीक है, स्कूल को लेके जाओगे, पूरा पानी को वो बर्फ बनाकर ले जाते हो ना स्कूल में, ठीक है, तो उसको पूरा फ्रीज करके लेके जाते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं होता, हो जाता है ना। तो इसका मतलब कि वो हमने तो उसको हीट किया ही नहीं, तो वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट हो गया? इसका मतलब बाहर की जो गर्मी है वो भी तो एनर्जी तो है, गर्मी तो एनर्जी तो है, ये हीट ही तो है एक तरीके से, वो उसको मिली और जो आइस है वो पिघल कर पानी में कन्वर्ट हो गई। तो ये कौन सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। तुम अगर वही बॉटल वापस घर लेकर आ रहे हो और फ्रीजर के अंदर रख दिया तो वापस से तुमको आइस मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तो रिवर्सिबल हुआ ना, समझ रहे हो? अब इस एटम का, अभी मैं इसको एटम मान रही हूं, मान लो इसका कोई भी फॉर्मूला है ए, या ए बी मान लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है? ए बी, समझे? ये एक एटम तो क्या रहेगा, अब तो मॉलिक्यूल हो गया, वैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है ए बी। तुमने इस ए बी को नहीं छेड़ा, तुमने बस इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को छेड़ा था। या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया कि ये दोनों पास पास आ गए, इतने पास आ गए कि सॉलिड हो गए, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना वीक हो गया कि ये दूर चले गए, और इतना वीक हो गया कि ये गैस बन गए, या फिर एक इंटरमीडिएट बीच की स्टेट आ जाएगी जिसमें ये लिक्विड हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? लेकिन तुमने अभी बीच के पार्टिकल को, इनके बीच के फोर्स को नहीं तोड़ा था। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमारा जो फिजिकल चेंज होता है वो बेसिकली सिर्फ इस पे ध्यान देता है कि उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे वो चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? जरूरी नहीं है, बट उसमें से एक फैक्टर ये भी होता है। अब जैसे मैं तुमको समझाती हूँ, हमने यहाँ पर पेड़ काट दिया, मान लो, ऐसे तो नहीं काटना चाहिए, लेकिन पेड़ काट दिया, पहले भी सॉलिड था, अभी भी तो सॉलिड ही रहा है कि नहीं? तो अब इसको कौन से चेंज के अंदर रखे? फिजिकल के अंदर कैसे रखे? क्योंकि फिजिकल तो बोल रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक स्ट्रॉन्ग, ऐसा कुछ है ना। तो मैं इसको किसके अंदर रखूं? तुम दिमाग लगा के बताओ। कटिंग ऑफ ट्रीज तुमने बचपन से कौन से कैटेगरी के अंदर पढ़ा है? फिजिकल चेंज के अंदर या फिर केमिकल चेंज के अंदर? फिजिकल। केमिकल के अंदर तो पढ़ा ही नहीं, अभी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा ना केमिकल के अंदर क्या है, बट तुमने बचपन से क्या पढ़ा है उसको कि कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, पढ़ा है ना। अब वो फिजिकल चेंज क्यों है? क्योंकि रिवर्सिबल है। अरे भैया, एक पॉइंट के बेसिस पे तुम नहीं बता सकते हो कि ये फिजिकल चेंज है, तुमको बहुत सारे पॉइंट्स देखने पड़ेंगे और उसमें से जो लग रहा है उसके बेसिस पे बताओगे ना कि फिजिकल चेंज है, ठीक है। अब रिवर्सिबल मतलब क्या? कि वो पेड़ को वो जो तुमने लकड़ी कट कर रखी है उसको तुम पेड़ के साथ जोड़ दोगे, ये रिवर्सिबल है। हाँ, वो तुमने जड़ थोड़ी काटी है, तुमने तो एक तना, उसका एक ब्रांच या पेड़ बीच में से उसका स्टेम वो काटा है ना, तो वो उग जाएगा वापस से, यानी कि वो रिवर्सिबल हो गया। जो तुमने ब्रांच कट करी वो ब्रांच वापस आ जाएगी, तो रिवर्सिबल हुआ ना, तभी ये फिजिकल चेंज है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? लेकिन जो तुमने वो पेड़ था ना, पेड़, उसको काटने की बजाय पूरा जला दिया, जड़ सहित जला दिया पूरा, अब क्या दोबारा से नया पेड़ उग सकता है उसमें से? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया, समझे? चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल क्या होगा? बताओ फिर क्या होगा? चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स क्या होगा? केमिकल होगा। अब देखो यहाँ अटक गए, अब समझाती, फिजिकल है लेकिन कैसे? सुनो मेरी बात सुनते जाओ, सब समझ में आते जाएगा। पहले तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या है? फिजिकल चेंज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, लेकिन यहाँ पे अटक गए थे हम कि भैया हमने जब पेड़ को कट किया तो वो तो सॉलिड था, वहां तो उसका कोई फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हुआ। तो अब हम बोलेंगे कि ये भी देखो क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब रिवर्स हो सकती है, प्रोसेस हो रही थी ना, दोबारा से पेड़ उग रहा था ना, तो इसका मतलब रिवर्स हो रही, मतलब फिजिकल चेंज आ गया। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब केमिकल, अब नहीं, तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था मुझसे? चॉपिंग वाला है ना। अगर मैंने फूड को प्लांट की बॉडी से निकाल दिया, हटा दिया, तो क्या प्लांट नया फूड और बना सकता है? बना सकता है, वेजिटेबल्स नए बना सकता है। इसका मतलब कौन सा चेंज हुआ? रिवर्सिबल। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या था कि हम तो चॉप कर रहे, कट कर रहे। अब इसकी अवस्था मतलब इसका स्टेट, शुरुआत में सॉलिड था, अभी भी सॉलिड ही है। फूड का मतलब वो, सॉरी, वेजिटेबल्स का पहले भी सॉलिड था, अभी भी सॉलिड है। तो मैं इसको फिजिकल से कैसे बताऊं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तो बात ही नहीं हुई यहाँ पे। दूसरा रिवर्सिबल, अरे मैं अब नया उसमें से कैसे होगा? वैसे इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि उसका एक टुकड़ा मैंने अगर बीज वो उसमें बो दिया मिट्टी में, तो नया पौधा उगाने के वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। होता है नहीं होता? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अच्छा ये भी नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा हो क्या पता, समझ रहे हो कि नहीं? तो नया पौधा तो उगा सकता है ना वो। चलो तुम इसको भी नहीं मानोगे, चलो ठीक है। तीसरी कंडीशन तो मानो उसमें। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि
सब्सटेंस नहीं बनता, पढ़ा है ना। फिजिकल चेंज में कोई नई चीज नहीं बनती, पहले भी वो सब्जी ही थी, कट करने के बाद भी तो सब्जी ही है, हाँ है ना, कोई नई चीज थोड़ी बनी, पकी हुई सब्जी थोड़ी बनी, कच्ची सब्जी थी पहले भी, अभी भी रॉ फूड ही है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसका मतलब कौन सा चेंज हो गया? फिजिकल चेंज। जहां से आंसर मिलता है तुमको बहुत सारे पॉइंट्स लगा के, जैसे मैथ्स में हम बहुत सारे तरीके से सॉल्व करते हैं ना, एक मेथड नहीं होता सॉल्व करने का, कोई भी तरीके से सॉल्व करो, लेकिन अगर आंसर मेथड सही है, आंसर सही है, तो इसका मतलब वो आंसर तुम्हारा सही माना जाएगा, है कि नहीं? वैसे ही फिजिकल और केमिकल चेंज तुम पढ़ रहे हो, तो ये नहीं कि ये मैंडेटरी है, ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए। तुमको मैंने एक एक पॉइंट ये भी बताया ना, हमने पहले क्या पढ़ा? सॉलिड लिक्विड गैस, आइस वाला, लेकिन प्लांट, वो जो प्लांटेशन वाला जो कट करने वाला था, उसमें लगा नहीं है सॉलिड लिक्विड गैस वाला, तो वो वहां पे लगा नहीं, और फिर वहां पे हमने दूसरा पॉइंट बनाया जो रिवर्सिबल हो सकता था, लेकिन चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स में वो पॉइंट लगा ही नहीं, दोनों शुरुआत के पॉइंट लगे नहीं, तो एक नया पॉइंट बनाया, कौन सा था? कि नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता फिजिकल में। आ रहा है समझ में क्या पढ़ रहे हैं? कि पुराना सब्सटेंस ही रहता है वो, समझ में आया? ये नहीं कि फिर ये रिवर्सिबल, अरे भाई कैसे होगा रिवर्सिबल? अब वो तो तभी हो सकता है जब तुमने उसको उगा दिया, नया पौधा आ गया, समझे कि नहीं? लेकिन रिवर्सिबल तुम उसको जोड़ के दोबारा थोड़ी बना सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो अब नए नए पॉइंट्स जोड़ते जाओ ना, जिससे आंसर आ रहा है, मतलब ये चेंज ये है। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या है? फिजिकल चेंज आ गया समझ में, क्या था? अब आता है केमिकल चेंज, क्या है? फिर आया, इतना क्लियर हो गया। फिजिकल चेंज में मेन चीज क्या आना चाहिए? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकता है, उसके अलावा क्या? रिवर्सिबल हो सकती है। जरूरी नहीं कि सारी चीजें एक साथ लग रही है, अभी एग्जाम्पल के साथ बताया ना, सारी चीजें एक साथ थोड़ी लग रही थी, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, किसी वाले में रिवर्सिबल पार्ट लग रहा है ना? जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस वाले में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है और रिवर्सिबल भी लग रहा है। और मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकती हूँ कि मेल्टिंग ऑफ आइस वाले में अगर तुम देखो समझाती हूं मैं, आइस और वाटर दो अलग अलग चीज है, तो अगर तुम पानी को फ्रीज कर रहे हो तो नया सब्सटेंस तो मिला, आइस मिला, नहीं मिला? लेकिन हमने तो ये केमिकल के अंदर पढ़ा था कि केमिकल में नया सब्सटेंस बनता है। नहीं, और पॉइंट खराब नहीं होने चाहिए ना, और पॉइंट भी तो खराब नहीं होने चाहिए कुछ। हम ये पढ़ते हैं कि नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म, ये थोड़ी बोलते हैं नया सब्सटेंस नहीं बनता, हम बोलते हैं कोई केमिकल सब्सटेंस नया नहीं बनता फिजिकल चेंज के अंदर। लिखवा रखा है ना पॉइंट, नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं लिखते हम, समझ रहे हो? केमिकल सब्सटेंस मतलब क्या? अभी केमिकल के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे क्या होता है केमिकल सब्सटेंस। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो एक छोटे छोटे शब्द से पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है। सब्सटेंस तो नया बना, वाटर अलग सब्सटेंस है, आइस अलग सब्सटेंस है कि नहीं? लेकिन सब्सटेंस नया बना है, लेकिन कोई नया केमिकल सब्सटेंस नहीं बना है। दिमाग में बात घुस रही है? अब केमिकल सब्सटेंस क्या, उसको समझ रहे हैं, केमिकल चेंज। अब मान लेते हैं कि मेरे पास है एक एटम ए, ठीक है, एक एटम ए, दूसरा एटम क्या है? बी। यहां पर भी मैंने एक एटम ए लिया है, दूसरा एटम बी, और यहां पर भी मैंने एक एटम ए लिया है, दूसरा एटम बी लिया है, ठीक है। क्या एटम के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों चीजें होती हैं, लेकिन उनमें से मूव किसको करवा सकते हो तुम? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तुम छेड़ नहीं सकते हो, क्योंकि सेंटर में पड़ा रहता है, इतना फोर्स हमारे पास है नहीं, इतनी एनर्जी है नहीं कि उसको तुम निकाल सको। तो निकाल किसको सकते हैं हम? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को। तो मान लेते हैं कि मैंने इसकी बॉडी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ठीक है, और इसकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल कर मैंने इसकी बॉडी के अंदर डाल दिया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझे? अभी मैंने तुमको क्लोरीन का एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने तुमको बोला था क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या 2,8,7 आया था, अभी करा था। इसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई? एक, है कि नहीं? ये देखो दो तरीके से चांस मार सकता है, या देखो, या तो ये साथ के साथ इलेक्ट्रॉन निकाल दे, है कि नहीं, अपनी बॉडी से साथ के साथ निकाल देगा, तो अब ये वाली तो इसकी आउटरमोस्ट शेल होगी नहीं, आउटरमोस्ट शेल तो ये हो गई, और ये भरी हुई है, और भरी हुई है मतलब स्टेबल है ना? या तो ये कंडीशन लगा सकता है, या फिर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर ले कहीं से। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 7 की बजाय क्या हो जाएगा? वो 8 हो जाएगा। अब भी क्या हो जाएगा? ऑक्टेट उसका, मतलब इसका जो ये शेल है वो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, समझे कि नहीं? लेकिन जैसे हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आज के टाइम पे पैसे को देते हैं, तो एटम्स की दुनिया में पैसे का मतलब है एनर्जी,
मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? एनर्जी। और हम क्या चाहते हैं? हमारा पैसा कम से कम खर्च हो और काम भी हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या चाहेगा कि उसकी एनर्जी कम से कम खर्च हो और काम भी हो जाए। और ये लोग क्या काम चाह रहे हैं कि अभी हम क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो अब तुम मुझे बताओ 7 इलेक्ट्रॉन निकालने में इस क्लोरीन को ज्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी या 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी बॉडी डालने में ज्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी? 7 इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगी ना, क्योंकि स्टेबल तो दोनों तरीके से बन सकते हैं। या तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल बन जाओ या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल बन जाओ। स्टेबिलिटी तो दोनों तरीके से मिल रही है ना। तो ये किसको प्रीफर करेगा? जहां पे एनर्जी कम लगेगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन। तो क्या इसकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला था मैंने और इसकी बॉडी को दिया? तो क्या इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया अपनी बॉडी से? क्या उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया? तो ये जो क्लोरीन एटम है ये बी की तरह काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। या फिर क्या हो कि बी की बॉडी से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ए को दे दिया। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग थोड़ी है कि मतलब ए ने गेन कर दिया तो इसका मतलब यही चीज है। अब ये ए बन गया है, यही तो ए बन गया। अरे तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना या नहीं? तो इसका मतलब अभी तक का ये मेरा बी बना था, अब ये मेरा ए बन गया। अरे उल्टी तो चीज हो रही है, दोनों एक ही तो बात कह रहा है वो। मैं तुमको ये बता रही हूं, या तो ए अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है या तो ए अपनी बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल सकता है। मेरी बात समझे कि नहीं? और एक और तीसरी कंडीशन लगती है। तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई एक एटम ऐसा है वो चाह रहा है कि भैया मैं इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। ठीक है, कौन है ऐसा एटम? कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन निकाल भी देता है, ऐसा नहीं है। एक मेन, हाँ, कार्बन। ठीक है, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। 12 उसका मास होता है। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। पहले वाले में कितना आएगा? 2। दूसरे वाले में कितना आएगा? मैक्सिमम 4। ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में, बाहर वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, सॉरी 8 आ सकते हैं। इसके पास कितने हैं? 4। अब भैया दुविधा में फंस गया ना, 4 नए इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा? बात तो उतनी पड़ेगी, एनर्जी तो उतनी पड़ेगी, हाँ है ना। 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतनी सेम एनर्जी लगेगी इसको, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उतनी सेम एनर्जी लगेगी इसको, और स्टेबल दोनों केस में बनेगा। समझे या नहीं समझे? तो ये अब देखो इसमें दिक्कत क्या होगी। कुछ बच्चे ने अगर कॉपी में कर दिया इसने इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, तो दूसरे बच्चे अपने मन से करेंगे कि नहीं इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, तो आंसर तो गलत हो जाएगा बार बार। अगर टीचर पूछे कि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया कि लॉस किया, तो किसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, किसने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया, अब दोनों में थोड़ी मार्क्स मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो एक हमने थर्ड कंडीशन निकाली। थर्ड कंडीशन क्या निकाली कि जब उसको दिक्कत हो रही है कि भैया मेरे को दोनों तरफ से तो बराबर एनर्जी लग रही है, तो अब की बार मैं क्या करूंगा? शेयर। समझे कि नहीं? मैं अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं रहा हूं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगा और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वापस ले भी सकता हूं उसको। अगर मैंने अपनी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मैं वापस ले नहीं पाऊंगी ना, क्योंकि मैं तो निकाल दिया उसको, मैंने तो दे दिया। क्यों? क्योंकि मुझे स्टेबल होना था, हाँ है ना। तो मुझे स्टेबल होना था तो मैं वापस क्यों लूं? क्योंकि मैं तो अनस्टेबल हो जाऊंगी फिर, हाँ है ना। तो मैं वापस तो लूंगी नहीं अपना इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम शेयर करते हैं, अब शेयर करने के टाइम पे अब तुम कहोगे शेयर कर गया तो स्टेबल तो हो गया होगा, शेयर करने के बाद भी तो स्टेबल हो गया होगा, वापस क्यों ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन? वो तो अनस्टेबल हो जाएगा फिर। लेकिन जो लोग शेयर करते हैं उनके पास ये चांस रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन वापस अपना ले सकते हैं। ये अभी हम 11th में पढ़ेंगे, बाकी आगे जब समझेंगे, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ये 11th में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ना, तो वहां समझ में आएगा कि ये ऐसा क्यों पूछा, हमने तो छोटी क्लास में ऐसा पढ़ा था इसको, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि जो लोग अभी शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो इतना समझ लो बस कि या तो इलेक्ट्रॉन कोई एटम अपनी बॉडी से निकालेगा, या तो कोई इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी में लेगा, या फिर तीसरी कंडीशन की इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर। और ये तीनों चीजें कर क्यों रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। इस फिजिकल वाले के अंदर कभी हमने स्टेबिलिटी की बात ही नहीं करी थी। करी थी इस बीच? बात ही नहीं करी थी, क्योंकि ना, अरे भैया ये जो हम एटम की बात कर रहे हैं, वैसे तो यहां मॉलिक्यूल होगा, एटम नहीं होगा। एटम होगा तो पक्का वो इसी के अंदर जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात करूं, जैसे मैंने बोला HOH, ठीक है, इस मॉलिक्यूल की बात कर ली मैंने, ठीक है कि नहीं। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो,
इसका तो 1 ही आएगा, पहले वाले शब्द में 1 ही आएगा ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 2,6। इसको ये 6 इलेक्ट्रॉन अपनी बॉडी से निकालेगा या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 गेन करेगा। तो ये देखो, ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, ये वैसे केमिकल, अच्छा चलो मैं इसको बाद में समझाऊंगी, चलो जो भी है। एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन ने, इसको क्या बोलते हैं? इसको बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। मैं इसको अभी और अच्छे समझाऊंगी, बट अभी देखो ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 2। क्यों? क्योंकि उसको 2 की जरूरत है, तो 2 लोगों से लेगा ना वो इलेक्ट्रॉन। समझे या नहीं समझे? अरे एक इंसान से भी दोनों इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा, वो शेयर कर रहा है। अभी मैं इसको समझाऊंगी और अच्छे से, बट अभी इतना समझो, इसने कितने बॉन्ड बनाए? जितने इसकी जरूरत थी इलेक्ट्रॉन्स की, उतनी बॉन्ड इसने बनाए। कितने बनाए? 2। हाइड्रोजन का पहला शेल के शेल होता है। के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। इसके पास कितने हैं? 1। इसको कितनी जरूरत है? 1। तो एक हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? अरे एक हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1। समझ में आया कि नहीं? तो दूसरे वाले हाइड्रोजन ने भी कितने बॉन्ड बनाए? 1। समझ में आ रहा है? क्यों बनाया? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। आया समझ में? जब ये तुम ये लाइन बनाते हो ना, ये लाइन कुछ नहीं होता, ये लाइन होता है शेयर वाला। ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा, और ये दोनों कहेंगे अब हम शेयर करेंगे। कैसे? मान लो इनको एक एक की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा शेयर करने के लिए। दूसरा वाला भी कहेगा देख भाई ले, मैं भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख रहा हूं शेयर करने के लिए। अब इन दोनों के बीच में लग जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट कि हाँ भैया अब हम दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। इसीलिए जहां जहां ये लाइन दिखेगी तुमको, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ट्रांसफर नहीं हुए। ट्रांसफर समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन गेन और इलेक्ट्रॉन लॉस, वो नहीं हुआ है वहां पे। समझे? तो इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन कैसा दिखाई देगा? इतना समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लॉस और इलेक्ट्रॉन गेन कैसा दिखाई देगा? जैसे मैंने लिया है सोडियम और मैंने लिया है क्लोरीन। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बताया? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 2,8,1। आया समझ में कैसे हो रहा है ना? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7। आप देखो ध्यान से, इसको कितने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? गेन। कितने इलेक्ट्रॉन? 1, ताकि स्टेबल हो जाए। ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 1 डोनेट करेगा। समझे? तो इसको भी तो मिल गया ना कहीं से इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन भैया देखो सुनो, हमने क्या, डेल्टन ने हमको बताया था एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा पढ़ा था हमने। अच्छा ये भी नहीं पढ़ा तो क्या हमने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड पढ़ा है। क्या मास मैटर वाले के पास होगा या नहीं होगा? जो मैटर जिसको बोलते हैं उसके पास मास होगा कि नहीं होगा? क्या एटम के पास मास है कि नहीं है? क्या मास एटम के पास किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या इलेक्ट्रॉन को भी मैं क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हूँ? भगवान ने पहले से बना के दे रखा है। तो अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं बना के थोड़ी दूंगी उसको, किसी की बॉडी से निकालना पड़ेगा ना, तभी तो दूंगी मैं उसको। समझे या नहीं समझे? आ रही ना बात समझ में? तो इसने भैया देखो रजामंदी हो रही है, जबकि एक तो इसके पास भी था, लेकिन इसका पहला शेल है वो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना मैक्सिमम, तभी तो इसने बॉन्डिंग, तभी तो इसने शेयर करा। समझ रहे हो कि नहीं? इसने डोनेट नहीं किया। जैसे इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये गेन भी तो कर सकता था ना, गेन भी तो कर सकता था। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। हर कोई चाहेगा कि पहले वो शेयरिंग से बात रफा दफा कर दे। ठीक है, अगर शेयर कर, क्योंकि भैया इसमें तो तुमको इलेक्ट्रॉन लॉस ही नहीं करने, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं मतलब एनर्जी भी नहीं, पैसा तो तुम्हारा खर्च ही नहीं होगा और स्टेबल तुम हो गए। हाँ या ना? अरे मैंने क्या बोला, हम क्या चाहते हैं कि हम पैसा खर्च नहीं करना चाहते। इलेक्ट्रॉन गेन करने में और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में एनर्जी खर्च होगी, पैसा खर्च होगा। शेयर करने में तो पैसा कहां खर्च हो रहा है? जबकि होता है, बट ठीक है, शेयर करने में कहां पैसा खर्च हो रहा है भाई, है कि नहीं? तो हर कोई पहले क्या चाहेगा कि मेरा क्या हो जाए, शेयरिंग से मैं बात बना लूं, मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इन्होंने जब पहली शेयरिंग से करनी चाहिए, वो शेयरिंग से भैया स्टेबल हो गया। समझे कि नहीं? इसलिए ये डोनेशन वाले में गया ही नहीं। वरना तुमको भी पता है H पॉजिटिव होता ही नहीं होता है। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है नहीं कर सकता है? O2 नेगेटिव पढ़ा है ना हमने, हो सकता है। अब यहां दिक्कत क्या है, क्लोरीन को तो भैया संतुष्टि है कि हाँ चल ठीक है मुझे तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर क्लोरीन के साथ H आ जाए, H आ जाए, क्या H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है?
क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले में 1 होगा? क्या ये दोनों शेयर करके खुश रहेंगे? इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। इसको भी कितने चाहिए? एक चाहिए ना, एक चाहिए ना भैया, पहले वाले शेल में है। समझे कि नहीं? तो क्या दोनों शेयर कर लेंगे? उसको भी एक चाहिए, उसको भी एक चाहिए, एक ही तो बॉन्ड बनाएंगे दोनों। तो क्या ये एक H और एक Cl के बीच में ऐसा बॉन्ड बन जाएगा? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? शेयरिंग से साफ साफ सही हो गया। लेकिन जब तुम इन दोनों को देखते हो, ये तो कहेगा मैं शेयरिंग के लिए तैयार हूं, मैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन ये अगर शेयर कर देगा, सुनना ध्यान से, ये शेयर कर देगा और तुमने Na और Cl ऐसे बनाया, इसका तो ठीक है, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करके उसने भी तो अपने पास लिया है। देखो जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ध्यान से सुनो। शेयर का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा ना, है ना? अब ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास माना जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो तेरी चीज है वो मेरी भी है अभी फिलहाल, जब तक मैं तेरे साथ बॉन्ड बना के बैठा हूं। समझे कि नहीं समझे? तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो जिसके साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, अब उसका इलेक्ट्रॉन भी इसका ही माना जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? लेकिन सोडियम का देखो, सोडियम के आटोमोस शेल में कितने थे? एक। इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? सिर्फ एक। तो इसके आटोमोस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? एक और आ गया ना, कितने हो गए? 2। लेकिन भैया ये के शेल थोड़ी है जो 2 आएंगे, ये कौन सा शेल है? एम शेल। एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। समझे या नहीं समझे? मतलब ये स्टेबल नहीं है। क्लोरीन तो कह रहा है मैं खुश हूं ना, तुम मुझे कैसे भी करके बस स्टेबल करो, मैं पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हूं अगर तुम मुझे स्टेबल कर रहे हो तो। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? वो बिना पैसों के वहां पे खुश था क्लोरीन। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर मान लो उसको H मिल ही नहीं रहा, उसको H मिल ही नहीं रहा, उसको सिर्फ Na मिल रहा है, तो अब क्या करेगा भैया? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं या नहीं करेगा? वो पैसे खर्च करने के लिए रेडी है या नहीं है वो? क्योंकि उसे तो स्टेबल होना है ना यार। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब ऐसा केस आ जाता है, तब ये 7 इलेक्ट्रॉन भाई कौन देगा इसको 7 इलेक्ट्रॉन? वो 7 तो शेयर ही नहीं करेगा, क्योंकि जितने की जरूरत होती है उतनी ही शेयर की जाती है। इसको 1 की जरूरत थी तो ये 1 शेयर करेगा बस। इसको 7 की जरूरत, अरे भैया शेयर कहां से करेगा फिर? आउटरमोस्ट में तो 1 ही है, अंदर वाले तो पार्टिसिपेट ही नहीं करते क्योंकि वो फुल है। जो बैलेंस नहीं है वही तो पार्टिसिपेट करेगा, जो बैलेंस है वो पार्टिसिपेट क्यों करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर जो भी है उसमें। मेरी बात समझ पा रहे हो? दिमाग के ऊपर से जा रहा है सब? आ रहा है ना सारा समझ में? तो अब ऐसे वाले केस में ये अपनी बॉडी से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। समझे? जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन निकाला, इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो गए टोटल? 10। एटॉमिक नंबर कितना था? 11। प्रोटॉन के नंबर कितने हो जाएंगे? 11, क्योंकि प्रोटॉन को तो हम छेड़ ही नहीं सकते। प्रोटॉन मतलब प्लस का चार्ज 11, लेकिन माइनस का चार्ज 10। समझे कि नहीं? तो कौन सा चार्ज आएगा इसके ऊपर? कौन सा चार्ज बढ़ गया ओवरऑल? पॉजिटिव। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि प्लस का 11 माइनस का 10, ओवरऑल आंसर कितना आएगा? प्लस का 1। तो इसके ऊपर प्लस का साइन आया। समझे कैसा आ रहा है प्लस का साइन? और जो 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, अब वो इसको ये गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने? 1। तो यहाँ 7 की जगह क्या हो जाएगा? 8। टोटल कितना हो गया? 18। 18 हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, लेकिन प्रोटॉन कितने? 17। ओवरऑल चार्ज कितना आएगा? माइनस का 1। समझ में आया कि नहीं? अब इनको क्या लगा कि भाई हम बैलेंस हो गए, अब हम भागेंगे, हम तो स्टेबल हो गए। लेकिन भैया हर चीज फ्री में मिलती नहीं है। वो कहेगा नहीं हमने तो एनर्जी खर्च करी। अरे भैया उसके बाद भी तो कंसिक्वेंसेस हैं। क्या है? अब इनके ऊपर तो चार्ज आ गया ना प्लस माइनस का। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये दोनों सोच रहे थे कि हम जब एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन सबको शेयर कर लेंगे, बैलेंस हो जाएंगे, अब हम दूर चले जाएंगे, लेकिन जा ही नहीं सकते। अब क्या हो जाएंगे? एक दूसरे पे चिपक जाएंगे। और NaCl बीच में कुछ नहीं दिखाओगे ऐसी लाइन। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि शेयर थोड़ी हो रखा है, वहां तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है। और चार्ज कहां गया? अरे इसके ऊपर प्लस था, इसके ऊपर माइनस था, लेकिन ओवरऑल देखो ना, ये तो एक मॉलिक्यूल बन गया ना। तो जितना प्लस का चार्ज था उतना ही तो माइनस का चार्ज आ गया टोटल। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? इसका गायब हो गया। समझ में आया या नहीं आया? आया? तो ये क्या था? ये पूरा केमिकल रिएक्शन थी, पूरा केमिकल चेंज था। शुरुआत में वो Na था, सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है। अब एक नमक बन गया ना, नमक जो हम खाते हैं। हम सोडियम को नहीं खा सकते, हम क्लोरीन को नहीं खा सकते, लेकिन अब नमक को तो खा सकते हैं। तो बिल्कुल नई आइडेंटिटी मिल गई है उसको। समझ में आया है या नहीं? तो केमिकल चेंज में
किसके अंदर चेंज आ रहा है? उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के अंदर चेंज आ रहा है।